The first speaker we have is Dr. Deepti Gulati. She's an industry chair professor, NIFTEM, and she's going to be speaking on food fortification, a strategic approach for healthier future, rice fortification strategy. So we remember that, Shri Amreshji talked about having a strategy for holistic achievement of this goal. So Dr. Gulati is a nutrition and public health specialist, and she's the industry chair professor at NIFTEM, National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Sonipat, Haryana. NIFTEM is a deemed university under the Ministry of Food Processing Industries, Government of India, and is recognized as an institute of national importance by the Union Government. Dr. Gulati has rich work experience of 44 plus years, starting with teaching undergrads at VBK DAV College for Women, Amritsar, Deputy Director at NIP CCD, Government of India, Nutrition Specialist at UNWFP, Head of Programs at JIN, and now Industry Chair Professor at NIFTEM, Sonipat, Haryana. Her areas of specialization include nutrition, food fortification, public health, public advocacy, and capacity building. She has been leading the nutrition and food fortification agenda through effective policy advocacy and augmentation of food industry capacity to undertake staple food fortification. Her efforts have resulted in reaching over 950 million people with one or more fortified staples and improving their health. She is the author of several papers, and she has received various awards like Nutrition Leadership Excellence Award 2022 by NIFTEM, Outstanding Ambassador of Nutrition and Food Fortification Award 2020 by ASSOCHAM, Lifetime Achievement Award in 2018, and Nutrition Leadership Award 2019 by the Indian Institute of Health Management Research. So I love to welcome Dr. Gulati here, and please welcome her here with a round of applause. मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये मैं ओवरव्यू ही दूंगी, क्योंकि फोर्टिफिकेशन में मैंने बहुत काम ज़रूर किया है, पर मैंने राइस फोर्टिफिकेशन में बहुत लिमिटेड काम किया है. सो राइस फोर्टिफिकेशन में जो दिग्गज हैं वो है हमारी शारिका जी और साक्षी, और NI से ये पात से आपको दोपहर को सुरभि भल्ला भी आएंगी, वो बताएंगी. पर न्यूट्रिशन और फूड फोर्टिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, और जो हम बहुत कुछ सुनते हैं कि क्या फोर्टिफिकेशन से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, उन शंकाओं को मैं दूर करने की कोशिश ज़रूर करूंगी. हम है इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू फूड फोर्टिफिकेशन एंड ओवरव्यू, जो कि हमें अमरीश सर ने पहले ही कहा कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना तो हम खा रहे हैं, पेट भर सकते हैं, पर हमारे शरीर की ज़रूरतें शायद पूरी नहीं होती जो हमारे को पौष्टिक आहार से चाहिए होती हैं. सो जो गुड न्यूट्रिशन है वो हमारी लाइफ की बेसिक फाउंडेशन है, नींव है. और गुड न्यूट्रिशन जो है वो हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी दो अलग चीज़ें, जैसे फूड और न्यूट्रिशन है. ग्रोथ है हम लंबे चौड़े हो सकते हैं, पर क्या हम डेवलप भी हो रहे हैं? फिज़िकली तो डेवलप हो गए, फिज़िकली ग्रो कर गए, क्या हम मेंटली भी डेवलप हो रहे हैं, इमोशनली डेवलप हो रहे हैं? तो उन सब के लिए भी फूड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. और फूड जो है वो हमारी हेल्थ को और हमारी लाइफ दोनों को डिफ़ाइन करता है. और हमारे भारतीय संविधान में न्यूट्रिशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है. अगर आप हमारा आर्टिकल 47 रेफ़र करें तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड स्टेट शैल रिगार्ड रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज़. और इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए, जो जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से हम न्यूट्रिशन और हेल्थ के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं. और जब तक आप सबका सहयोग नहीं होगा, जो सर ने पहले बोला कि जब तक हम सब मिलके काम नहीं करेंगे हम इस गोल को अचीव नहीं कर सकते. सो हम रिपोर्ट्स देखते रहेंगे कि हमारा हंगर इंडेक्स पुअर है और
हमको इस जो डाइकोटमी है इसको दूर ज़रूर करना है। 75 years ago जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारे पास दो मेजर चैलेंजेस थे, एंड दे वर थ्रेट ऑफ फैमिन एंड लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, lack of appropriate food distribution system, and these were compounded by low dietary intake because of poverty and low purchasing power, क्योंकि लोगों गरीबी भी थी और परचेजिंग पावर भी कम थी, और इन्फेक्शंस का रेट बहुत हाई था क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सैनिटेशन, ये चीज़ें भी बहुत लो अवेलेबिलिटी में थी और इनकी वजह से इन्फेक्शन भी बहुत होता था, और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल भी थी उनका भी बहुत पुअर यूटिलाइजेशन होता था क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं थी और साक्षरता भी कम थी। तो रिज़ल्ट वाज कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी और माइक्रोन्यूट्रिएंट मैलन्यूट्रिशन द्वारा सफ़र करना पड़ा। माइक्रोन्यूट्रिएंट बेसिकली क्या है? विटामिन्स और खनिज लवण जिन्हें हम कहते हैं। अगर उनकी कमी होती है तो अगर हम पेट भर खाना भी खा लेते हैं तो भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब हम फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को कैसे लिंक कर सकते हैं? फूड सफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी हैज़ बीन अचीव्ड एट द नेशनल लेवल, बट ट्रांसलेटिंग द न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी एट द हाउस होल्ड लेवल, ये एक हमारा चैलेंज है। देश के लेवल पे तो हमारे पास फूड भी है, सरप्लस है, पर हाउस होल्ड लेवल पे फूड लगभग है, न्यूट्रिशन काफ़ी गायब है। सो इन दोनों का हमें समावेश करना है। सो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन एडिक्वेसी, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली लिंक्ड और सीक्वेंशली लिंक्ड। हमारी जिम्मेवारी है इनको लिंक करना। फूड एंड कॉन्सिक्वेंटली न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी एट द हाउस होल्ड लेवल इज येट टू बी रियलाइज्ड, and we have to work together for this. The level of food absorption is also low because हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस होती हैं और हमारे को हेल्थ फैसिलिटीज़, टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता। सो वी आर वेरी हैप्पी कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग कि हर घर शौचालय होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, नल से जल योजना जो है, ताकि हम कम से कम सेफ ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट फैसिलिटीज़ यूज़ करके इस इन्फेक्शन के रेट को कम करें। क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी हो भी जाएगी तो अगर इन्फेक्शंस रहेंगी तो उसका हमारे शरीर को नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे अगर एक बाल्टी में छेद है, आप उसमें पानी जितना मर्जी डाल लीजिए वो भरेगी नहीं। सो इसी तरीके से अगर हमारी इन्फेक्शंस रहेंगी तो वो लीकिंग बकेट की तरह से हैं। ऑल व्हाट वी ईट एंड ऑल द न्यूट्रिशन दैट वी हैव दैट गेट्स लीक्ड आउट। सो वी हैव टू ऑल इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, एंड दिस चैलेंज वी विल ऑल ओवरकम। कि भूखमरी है पर जितना मिलना चाहिए उसका कम है। मैल न्यूट्रिशन इन इंडियन चिल्ड्रन इज़ अमंग्स द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, और ये हमारे लिए तो कोई गर्व की बात नहीं है, और हम सब इस एरिया में काम करके हमको इस आंकड़े को बदलना है। ओवर न्यूट्रिशन, मेरे जैसा मोटापा, ये भी एक अब बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, क्योंकि अगर हम इस ओबेसिटी को या मोटापे को कम नहीं करेंगे तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, इनकी भी जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जाएगा, और इंडिया जो है वो सिवियरली अफेक्टेड है, एंड वी ऑल हैव टू वर्क फॉर इट। सो इंडिया ऑफर्स आयरॉनिक पैराडॉक्सिकल सिनेरियो ऑफ malnutrition amongst food sufficiency at the national level, and we have to correct this paradox. Now when we talk of importance of good nutrition, healthy lifestyle, whatever food we eat, इसको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एनर्जी फूड्स जो कि एनर्जी देते हैं, जैसे कि सीरियल्स हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, इससे हमारे शरीर को कार्य करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बढ़ाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, उसको स्ट्रेंथन करना भी ज़रूरी है, तभी हम इन्फेक्शंस और बीमारियों से बच सकेंगे। सो गुड न्यूट्रिशन हेल्प्स टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम so that
वी आर फिट टू फाइट लिथार्जी, जो हम सुस्ताए पड़े रहते हैं, आलस आता है। अगर हम वेल नरिश्ड होंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी होगी, कुछ काम करने का जज्बा होगा, दम होगा, लेथार्जी नहीं होगी। सो अनीमिया एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एंड ओबेसिटी, non-communicable diseases like hypertension, diabetes, cancer. So to keep our immune system healthy and strong, besides these food, we also need to have adequate rest, low stress, हंसते रहिए, and regular exercise, good hygiene and healthy diet. इसके अगर हम इन प्रावधानों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। So let's see what we are eating and how we are faring. जो टिपिकल इंडियन डाइट है, अगर आप इसको देखें, उसमें 50% तो सीरियल्स और ट्यूबर्स है। आलू खाते हैं, हर सब्जी में हम आलू डालते हैं, आलू गोभी, आलू मटर, आलू पराठा, मेथी आलू, तो सबसे ज़्यादा। सो आलू और सीरियल्स जो है वो सबसे प्रधान है। और जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी चाहिए जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वो सिर्फ 11% है। दूध 17% है, तभी हम उसको 45 कर रहे हैं। दूध पिए ना पिए, चाय द्वारा तो ले ही लेते हैं। सो उसको भी हम 45 कर सकते हैं। और स्वीट्स खाने का हमें शौक है, 7% हम स्वीट्स भी खाते हैं। सो ये जो टिपिकल डाइट है, दिस इज़ वेरी हाई ऑन सीरियल्स एंड लो ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। होना कैसा चाहिए? ऐसी प्लेट जिसमें जितना सीरियल हो उतना ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो। So vitamins and minerals are required every day on a daily basis to ensure good health and to enable the body to fight diseases. अगर हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रिशनल स्टेटस बेटर होगा तो बीमारी पास नहीं आती, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। और कोविड के दौरान तो आपने देख ही लिया ना, सबने सबसे ज़्यादा नाम किस चीज़ का सुना? विटामिन ए, विटामिन डी की गोलियाँ खाओ। और अगर हम ये सब चीज़ें पहले से ही खा रहे हैं तो हमारा बॉडी का सिस्टम स्ट्रांग होगा और हम हर बीमारी से लड़ने को तैयार रहेंगे। सो व्हाई शुड वी बी फोकसिंग ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट malnutrition? Because hunger as well as malnutrition, they stunt growth. ये हमारी ग्रोथ को कम करते हैं, इंटेलेक्चुअली भी और फिजिकली भी, और दिस लीड्स टू प्रीमेच्योर डेथ्स। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज़ादी के टाइम से लेके अब तक बहुत बड़ी है। आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज जस्ट 37 व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट, बट नाउ इट इज़ 70। बट वी रियली नीड टू ensure that everyone lives 70+. Disability and lifelong susceptibility to illnesses. आपने शायद कई बच्चों को, कई लोगों को देखा होगा, उनकी टांगें टेढ़ी होती हैं, कर्व्ड होती हैं। वो विटामिन डी डेफिशिएंसी से है। नज़र कमज़ोर होती है, नज़र नहीं, मैं कहूँ नज़रिया नहीं, नज़रिया तो बहुतों का कमज़ोर है, वो हम चेंज नहीं करेंगे, बट नज़र की कमज़ोरी को हम विटामिन ए से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो डिसेबिलिटीज़ एक बार आ जाती हैं फिर ये जाती नहीं है। इनको ना होने देना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए। पुअर कॉग्निटिव एंड लर्निंग स्किल्स, अगर बच्चे आयरन डेफिशिएंट होंगे या विटामिन और मिनरल डेफिशिएंट होंगे, उनकी समझने की, पढ़ने की क्षमता जो है और जो मानसिक क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। इससे उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ पुअर होती हैं और उनकी एजुकेबिलिटी पुअर होती है। अगर आप पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पा रहे हो, स्कूल जा रहे हैं, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा टीचर क्या पढ़ा रही है, तो क्या करेगा? बदमाशी करेगा, शोर मचाएगा, तंग करेगा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है। फिर उसको स्कूल से शिकायतें आती हैं और माँ बाप कहते हैं इसका तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता, एंड दे विड्रॉ। So there is high school dropout, all because there is nutritional micronutrient deficiency diseases and we think कि बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है। So we need to correct that. So low achievement in school leading to poor performance and high school dropout is also due to micronutrient malnutrition. Low physical ability, low intellectual ability leads to low economic productivity.
अब जिस मजदूर को 9 या 10 घंटे काम करने की क्षमता होनी चाहिए, वो 6 घंटे में ही थक जाएगा, पर आवर बेसिस पे उसको तनख्वाह भी तो कम ही देंगे ना, विच वुड लीड टू लो इकोनॉमिक स्टेटस एंड पॉवर्टी. So malnutrition starts early, right from the womb, and we have to correct it. Stagnating child and maternal malnutrition rates, including micronutrient malnutrition, are very high in India, and their impact, as you have seen, is devastating. And this should be absolutely unacceptable to us. ये सारी चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं, पर अगर हो जाए तो वो परमानेंट होती हैं. सो वी हैव टू एक्ट एट द प्रिवेंटिव लेवल एंड गिव गुड न्यूट्रिशन राइट फ्रॉम द वूम. सो लेट्स सी हाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट मैलन्यूट्रिशन इम्पैक्ट आवर लाइव्स. आयरन जो है वो प्रोडक्टिविटी, कॉग्निशन, एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है. फोलिक एसिड जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स उससे होते हैं. फोलिक एसिड एक ऐसा बी वाइटामिन है जिसकी कमी से जो नुकसान होता है वो गर्भ में पल रहे बच्चे को पहले 6 हफ्तों में हो जाता है. फर्स्ट 6 weeks it does the damage, and in the first 6 weeks the mother doesn't even know that she is pregnant. So folic acid sufficiency has to be all through the life cycle, specifically during adolescent and early adulthood, because that's the time when women get married and they conceive and they should be protected. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो रीढ़ है उसका जो वो कमज़ोर होती है और उसका जो नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, जिससे वो बच्चा बहुत इट एड्स टू हाई मॉर्टैलिटी, ज़्यादा जीवित भी नहीं रह सकता. देन वी हैव विटामिन डी. आप दूध में कैल्शियम बहुत है पर दूध में विटामिन डी नहीं है. अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो दूध का कैल्शियम भी आपको नहीं मिलेगा. सो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और उसी से हमारी हड्डियां भी मजबूत होंगी, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा. अगेन विटामिन ए जो है ये हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है और इन्फेक्शंस को और गुड विजन के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हम NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा देखते हैं तो ये देखिए, women, almost 57% women are anemic. women के लिए तो हम कह सकते हैं menstruation की वजह हो सकती है. Men, 25% of men are also anemic. और बच्चे जिनको सबसे ज़्यादा mental growth के लिए आयरन चाहिए, 67% of children in the age group of 6 months to 5 years, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ, मेंटल फिजिकल ग्रोथ होती है, उस टाइम पे 67% ऑफ चिल्ड्रन आर अनीमिक. दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल ना. इफ़ वी लुक एट विटामिन ए एंड डी डेफिशिएंसी इन इंडिया, दिस इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशंस डेटा. ये पुराना है पर फिर भी काफ़ी वैलिड है. अगर आप देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर से लेके पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, तिरुपति, यहाँ पे सब में उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और आप देखेंगे 50% से लेके 94% पॉपुलेशन जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी से सफ़र करती है. अगर हम विटामिन ए डेफिशिएंसी देखें तो आप देखेंगे कि ब्लड लेवल पे, सीरम लेवल पे जो पूल्ड डेटा है, दिस शोज 62% of the population has vitamin A deficiency at the blood level. उसके लक्षण दिखें या ना दिखें, हमारे शरीर में वो डेफिशिएंसी ज़रूर है. और फिर कारण क्या है कि जो विटामिन ए रिच फूड्स हैं, जितनी आपको खानी चाहिए उसका 50% भी हम नहीं खा रहे हैं, और ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? 86%. सो ना हम खा रहे हैं और उससे हमारा शरीर को नुकसान हो रहा है. सो इंडिया डज हैव अ वेरी हाई बर्डन ऑफ बोथ विटामिन ए एंड डी डेफिशिएंसी विच इम्पैक्ट्स एवरीवन. 1/3 of India's population is young and is considered to be a demographic dividend. हम हमेशा कहते हैं ना कि इंडिया इज़ अ यंग कंट्री and we have a demographic dividend which we need to reap. But if this demographic dividend is malnourished, if this demographic dividend
is not having enough energy, enough skills to make a difference, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं रहेगा, डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन जाएगी. So we need to correct and we need to reap onto this demographic dividend. Now let's look at, is nutrition a poverty issue? अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट इनकम क्विंटाइल यानी जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं उनका और जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं उनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, थिननेस, ये ज़रूर फ़र्क काफ़ी है कि 22% हाईएस्ट इनकम क्विंटाइल में मैलनरिश्ड बच्चे होंगे और 51% लोएस्ट इनकम क्विंटाइल में बच्चे हैं. सो ये डिफरेंस सब्सटैंशियल है. पर अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अनीमिया की बात करते हैं, तो 52% पॉपुलेशन इन द हाईएस्ट इनकम क्विंटाइल इज अनीमिक एज फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न, और पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में 64%. अनीमिया इन विमेन अगर आप देखते हैं अगेन 48 वर्सेस 59. When you look at those consuming vitamin A rich foods, again 47, 42. Those consuming iron rich foods, again 18 and 15%. So undernutrition affects poorest the most, no doubt about it. But poor consumption of micronutrient rich foods and anemia, they affect all. ये भेदभाव नहीं कर रहे और इसको हमको कवर करना बहुत ज़रूरी है. माइक्रोन्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं. वन इज सप्लीमेंटेशन, जो कि हम आयरन फोलिक एसिड टैबलेट देते हैं, विटामिन ए सप्लीमेंट देते हैं ICDS में. बच्चों को स्कूल्स में आयरन फोलिक एसिड वीकली दिया जाता है. पर हमने ये देखा है, जो हमारे आंकड़े बताते हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें केवल 55% ही कवरेज है. जो आप यहाँ ICDS से बैठे हैं, आपको भी मालूम है कि आयरन फोलिक एसिड टैबलेट सारी महिलाओं को आप दें भी तो वो खाती नहीं है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन दें तो सबके सब लेते भी नहीं हैं, और सप्लाई चेन गैप भी हो सकते हैं. दूसरा है डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन. बट हम सब मार्केट जाते हैं, फल सब्जियां भी खरीदते हैं, राशन भी खरीदते हैं. सो आप सबको मालूम ही है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इतने एक्सपेंसिव हो रहे हैं कि उनकी अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी बिकम्स अ क्वेश्चन. देन थर्ड स्ट्रैटेजी इज स्टेपल फूड फोर्टिफिकेशन, जिसमें हम जो खाना खा रहे हैं, जो जैसे कि आटा हम खाते हैं, चावल हम खाते हैं, तेल कुकिंग के लिए यूज़ होता है, दूध भी पीते हैं ना, हमको सीरियल खाना है, पल्सेस खानी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, फ्रूट्स, मिल्क, नट्स, फैट्स एंड ऑयल, ये सारी चीज़ें खानी है और कितनी कितनी मात्रा में खानी है. इन सब का मैंने एक कैलकुलेशन किया है जो मैं आपके समक्ष ये पेश कर रही हूँ. अगर हम इसकी कॉस्ट जो है, आप ये देखेंगे मैंने सीरियल को 3 रुपये किलो ही रखा है, क्योंकि हम PDS से 3 रुपये किलो में गेहूँ चावल देते हैं. पल्सेस 120-130 रुपये है, पर मैंने इसको 80 रुपये ही रखा. वेरी मॉडरेट प्राइसिंग करके भी अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि एक सेडेंट्री या वुमन या मॉडरेटली एक्टिव वुमन, एक सेडेंट्री मैन या एक मॉडरेटली एक्टिव मैन, इनको रोज़ कम से कम 45 से 50 रुपये तक का खर्चा करना पड़ेगा एक डाइवर्सिफाइड डाइट कंज्यूम करने के लिए. और अगर हम ये सोचें, मैं ईज़ ऑफ कैलकुलेशन से 50 रुपये ले रही हूँ, 50 रुपये अगर प्रति व्यक्ति के ऊपर एक डाइवर्सिफाइड डाइट पे खर्चा करना है और 5 लोग घर के हैं तो 250 रुपये रोज़ के और एक महीने के 7,500 रुपये हमको मिनिमम चाहिए एक डाइवर्सिफाइड डाइट लेने के लिए. क्या ये संभव है? और वो भी इन रेट्स पे जहाँ पे जो मिलते भी नहीं हैं. क्या ये संभव है? अगर ये नहीं संभव तो फिर लोग किस पे ऊपर कटौती करते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे, माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड्स पे. और उसका असर क्या होता है कि हम दोनों एंड से सफ़र करते हैं.
So let's understand what is food fortification. It is the enrichment process by which we are adding vitamins and minerals to food. Fortification of staple foods, जो मैंने आपको पहले ही बताया कौन से staples हैं. It's a good public health policy and a strategy to provide micronutrients to people of all socio-economic groups. It can also be a commercial choice. कोई ये भी कह सकता है कि जी मैं अपना बिस्किट्स जो है वो fortify करना चाहता हूँ. No problem. Then food fortification offers us a very good opportunity to improve the micronutrient status of our populations. Strategic advantages क्या हैं? It is consumed regularly by all. फल सब्जी खाएं ना खाएं, अन्न तो हम रोज़ खाते ही हैं. नमक डाल के भी खाएंगे तो रोटी तो खाएंगे, चावल तो खाएंगे. It is a proven simple low cost technology. It has a population wide approach जो हम अब PDS से यूज़ कर रहे हैं, MDM ICDS में कर रहे हैं. Foods are centrally processed, so excess की गुंजाइश कम होती है. फिर आपको जितना मर्जी अच्छा खाना लगे, आप 2 रोटी खाने की बजाय 4 खा लोगे, 2 की बजाय आप 10 नहीं खा सकते. सो जो फूड से एक्सेस होना है वो नहीं हो पाता, क्योंकि फूड इज सेल्फ लिमिटिंग इन कंजम्पशन. देयर इज नो चेंज इन कलर, टेस्ट, टेक्सचर ऑफ fortified foods and they are highly acceptable. बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि आपने डाल तो दिया, क्या हमारे शरीर को मिल भी रहा है. बायो अवेलेबिलिटी उसको कहते हैं, और fortified foods की बायो अवेलेबिलिटी बहुत हाई है. देन देर इज, और इसका इम्पैक्ट भी बहुत जल्दी होता है. और माइक्रो न्यूट्रिएंट फूड में डाल रहे हैं, ये तो पता ही है कि फूड कुक भी होगा, ऑयल फ्राई करने के लिए काम भी आएगा. सो इसका क्वांटिटी कम नहीं होती, क्योंकि उसमें हमने सफिशेंट ओवरेजेस डाली होती हैं. सो फूड फोर्टिफिकेशन इम्प्रूव्स द वर्क कैपेसिटी, हेल्थ एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूविंग नेशनल एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. द बेनिफिट्स आउटवे द कॉस्ट. जो ग्लोबल डेटा है वो कहता है कि अगर 347 मिलियन आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप $5 बिलियन सेव करते हैं, बिकॉज डेथ्स आर अवॉइडेड, diseases are avoided, and all the money that we spend is saved there. There is no better strategy to provide micronutrients through food systems than fortification, ये वर्ल्ड बैंक कहता है. अब मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, आज हम 2022 में फूड फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं और हम इसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1918 में 104 साल पहले कनाडा ने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया था. अगर आप ये देखें 1923 और 1933, अब आप देखते जाइए हमसे पहले कितने लोगों ने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, किन किन कंट्रीज़ में, जिन्होंने सीरियल्स को आयरन, फोलिक एसिड, B12 से, मिल्क और ऑयल को विटामिन A एंड D से फोर्टिफाई करना शुरू किया. और उन देशों में कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड डेफिशिएंसी के विजिबल बच्चे या बड़े नहीं दिखते. और वहाँ के जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो कहते हैं क्या हम इंडिया आके स्टडी कर सकते हैं, उन बच्चों को देख सकते हैं जो विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं. बहुत शर्म आती है कि भाई इंडिया आओ, ताजमहल देखो, इंडिया आओ आप हमारे इतने बढ़िया बढ़िया सन टेम्पल देखो. आप आके हमारे मेलनरिश बच्चों को देखना चाहते हो और कुपोषित बच्चों को देखना चाहते हो. वी नीड टू चेंज द टूरिज्म. इंडिया में 1953 में जब डालडा सब खाते थे, आधे से ज़्यादा तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, मैं भी नहीं पैदा हुई थी तब, मेरा भी 1956 का है बर्थ. बट 1953 से गवर्नमेंट को पता था कि यहाँ पे विटामिन A और D डेफिशिएंसी, और उन्होंने मैंडेटरी किया था, क्योंकि तब डालडा ही सब खाते थे. बट डालडे से जब हम ऑयल को शिफ्ट हुए कहीं भूल गए और वो छूट गया, विच वी नीड टू ब्रिंग बैक टुगेदर. एंड सॉल्ट आयोडाइजेशन भी हो रहा है. सो over the past 100 years food fortification has been there and it is making a difference. Vehicles क्या हैं ये आपको मालूम है. फूड फोर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बारे में शायद दिनेश जी बात ज़्यादा करेंगे, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगी. सो स्टैंडर्ड्स FSSAI ने गजट किए हुए हैं.
which have been defined by a scientific panel. Then there is all regulatory support. Again उसके बारे में दिनेश जी बात करेंगे, but I just want to say कि FSSAI permits fortification and it encourages fortification. Standards जो किस मात्रा में डालना है वो gazetted है. हमारे पोषण अभियान में और 10th 11th 12th 5-year plan में भी fortification को बढ़ावा दिया जाता है, अनीमिया मुक्त भारत में भी. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनकरेज करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्होंने मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन के बारे में भी कहा है. और अब तो हम आटा और राइस फोर्टिफाइड राइस PDS के थ्रू भी देंगे. एंड देन एज यू ऑल नो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड that fortified rice will be distributed under various government food safety net programs including PDS, ICDS and MDM latest by 2024. So we all have to work and run. Now cost of fortification is very minimal, 8 to 10 paisa per kg for wheat flour, 2 paisa for milk and 10 to 15 paisa for edible oil. Rice का मुझे मालूम नहीं, वो शारिका और साक्षी बताएंगे. एंड अगर हम टोटल कॉस्ट को देखें तो इट कॉस्ट जस्ट अबाउट 11 रुपीज़ पर ईयर फॉर व्हीट फ्लावर, 4 रुपीज़ फॉर मिल्क एंड 3 रुपीज़ फॉर एडिबल ऑयल. ये टोटल कर लो, एक चॉकलेट की कॉस्ट से कम है. सो द कॉस्ट इज़ वेरी माइन्यूट पर पर्सन पर ईयर बेसिस एंड बेनिफिट्स आर ह्यूज. चैलेंजेस क्या हैं? क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, लोग खा रहे हैं या नहीं खा रहे उसकी जांच करना, पार्टनरशिप्स को कोलैबोरेटिव बनाना, बिकॉज इंडस्ट्री के बगैर हम फोर्टिफिकेशन स्केल अप नहीं कर सकते. सो प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू बी इन्वॉल्व, डेवलपमेंट सेक्टर पार्टनर्स नीड टू बी देयर टू वर्क विद द कम्युनिटी. एंड कॉस्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज़ वेरी लो, बट अगर आपको एक माइक्रोडोजर लगाना है व्हीट फ्लावर के लिए, उसकी कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट है, बट वो भी बहुत मिनिमल है. पब्लिक अवेयरनेस नहीं है जिसके लिए हमें काम करना है. प्राइवेट सेक्टर को प्रोएक्टिवली नज करना है कि वो वॉलंटरीली फोर्टिफिकेशन को अडॉप्ट करें. फोर्टिफिकेशन वर्क्स एज यू कैन सी. कनाडा में 1944 में जब उन्होंने विटामिन ए फोर्टिफिकेशन शुरू किया, Vitamin A deficiency came down from 48% to just 2% within 4 years. वेनेजुएला एक डेवलपिंग कंट्री, जब उन्होंने यूनिवर्सल फोर्टिफिकेशन ऑफ व्हीट फ्लावर इंट्रोड्यूस किया तो अनीमिया लेवल्स केम डाउन फ्रॉम 19 to 9% and iron deficiency came down from 37 to 15% in just 2 years' time. And I'm very proud to say, before joining NIFTIP, I was with Global Alliance for Improved Nutrition GAIN. वहाँ पे हमने राजस्थान में 2012 से 2014 में फोर्टिफाइड व्हीट फ्लावर दिया था. और अगर आप देख, और फिर 2012 से अब तक मिल्क विद विटामिन ए एंड डी फोर्टिफाई हो रहा है, इंडस्ट्री अपने आप से कर रही है. सारा ऑयल जो राजस्थान में कंज्यूम हो रहा है वो भी विटामिन ए और डी से फोर्टिफाइड है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2015 में फोर्टिफिकेशन के लिए जोर दिया था ऑयल के लिए. अगर आप देखेंगे राजस्थान के और इंडिया के फिगर्स फॉर अंडरवेट, स्टंटिंग, अंडर 5 मोर्टेलिटी सिमिलर हैं. अगर आप विटामिन ए डोज देखेंगे तो 60% इंडिया का और 40% राजस्थान का लेवल है, कम है. उसके बाद और अगर आप देखें जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे डेटा है, उसमें ऑल इंडिया लेवल पे विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन 5 years to 19 years जो है वो 21.5 to 15.8% है, जबकि राजस्थान में इट इज़ जस्ट 1 to 1.9%. सिमिलरली अगर आप आयरन फोलिक एसिड देखें और उसका इम्पैक्ट देखें तो अनीमिया लेवल्स इन राजस्थान आर लेस बाय 7%. एंड दिस इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा 4 एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे डेटा. एंड बिलीव इट और नॉट, जब CNNS डेटा आया और उसमें 1 था, आई नो आई एम डाइग्रेसिंग अ लिटिल,
बट मैंने फुल जूम करके देखा कि 1.0 है कि 10 है, कि मुझे ही ठीक नहीं दिख रहा. बट perhaps because every food, every drop of oil which is packed oil and every drop of milk which is packed milk was fortified with vitamin A and D, perhaps that made a difference, and that shows that fortification में दम है. So let's invest our time on it. Channels तो आपको पता ही है, ICDS, MDM, PDS, ओपन मार्केट. अब मैं ये 3 स्लाइड्स आपको बहुत ध्यान देने को कहूँगी. हम ना 3 चीज़ों के ऊपर यूज़ करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी में. EAR, ये जो EAR है ये एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट है, जो जितना अगर हम लें तो एटलीस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दूर हो जाएंगी. दूसरा है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, कि अगर इस लेवल पे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो they are sufficient to meet the nutrient requirements of 97 to 98% of the people. And तीसरी है tolerable upper limit, यानी इस लिमिट तक अगर आप रोज़ खाते हैं तो आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है. अब आपने EAR 50% पॉपुलेशन, RDA 97 to 98% पॉपुलेशन एंड टॉलरेबल अपर लिमिट, इसको समझ लिया. अब क्या है, आपको रोज़ न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं कि व्हीट फ्लावर भी फोर्टिफाई हो रहा है, राइस भी फोर्टिफाई हो रहा है और उससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी. अब उस मिथ को बस्ट करने की कोशिश करते हैं. देखिए, आप कोशिश करके भी 250 ग्राम या 300 ग्राम सीरियल से ज़्यादा एक दिन में नहीं खा सकते. वो चाहे आटा हो, चाहे चावल हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो. अब आप देखिए EAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने क्या रखा है, 11 मिलीग्राम पर डे फॉर मेन, 15 मिलीग्राम पर डे फॉर विमेन. ये EAR है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट. फिर RDA 19 और 29. टॉलरेबल अपर लिमिट फॉर आयरन इज 45 for men and 45 for women. अगर आप कंजम्पशन देखते हैं ऑफ फोर्टिफाइड व्हीट फ्लावर या फोर्टिफाइड राइस जो 250 ले रहे हैं, हम 21.5 मिलीग्राम आयरन डालते हैं पर केजी में राइस या व्हीट फ्लावर में. 250 ग्राम अगर खाते हैं तो 1/4 हुआ, तो लगभग आप इसको 6 मिलीग्राम मान लीजिए, 5.3, मैं 6 मान लेती हूँ. अब अगर आप इसको देखें और फिर देखें कि टोटल आयरन और EAR मिलाते हैं कि जो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट एंड व्हाट यू आर गेटिंग additionally from cereals which are fortified, it becomes 16.375 और 17%. ये RDA भी पूरा नहीं पहुंच रहा. इट इज़ 86% ऑफ RDA फॉर मेन एंड 70% ऑफ RDA फॉर विमेन, और टॉलरेबल अपर लिमिट 50% भी नहीं पहुंच रही. कहाँ से टॉक्सिसिटी हो जाएगी. सिमिलरली इफ यू लुक एट विटामिन D, सेम फॉर्मूला, RDA परसेंटेज 111, टॉलरेबल अपर लिमिट जस्ट 17%. सिमिलरली विद विटामिन A 95% हम RDA पहुंच पाते हैं अगर मिल्क और ऑयल दोनों विटामिन A से फोर्टिफाइड होते हैं, और टॉलरेबल अपर लिमिट जस्ट अबाउट 27%. की डिपार्टमेंट्स आपको मालूम ही है, FSSAI है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिड डे मील है, फूड एंड सिविल सप्लाईज है, स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशंस हैं, कोऑपरेटिव डेयरीज हैं और DBT है, और डेवलपमेंट सेक्टर पार्टनर्स गेन, टाटा ट्रस्ट, यूनिसेफ, WFP, पाथ, NI, FFI हैं, ICC, IDD हैं. So food fortification in India is an unfinished agenda. Fortification has great potential to enrich food and improve our lives. So let's not miss out on this opportunity. इसको हमको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है. So let's join hands to provide good health and improved quality of life to all.
Let's eat right, let's eat fortified. Eat wise or be otherwise. Thank you.